भारत 24 पर मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्र। वक्त है दहाड़ का और बवाल जारी है वक्फ कानून को लेकर। न सिर्फ बवाल बल्कि सियासी हंगामा जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। विरोध में जहां पर विपक्षी दलों की तरफ से मोर्चाबंदी है तो प्रधानमंत्री मोदी खुद वक्फ कानून के समर्थन में विरोधियों के नैरेटिव को ध्वस्त करने में जुटे हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने हिसार में एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस पर जोरदार प्रहार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए 2013 में वक्फ कानून में संशोधन लेकर आई और अगर ऐसा ना होता तो आज मुसलमान युवा पंचर ना बना रहा होता। इधर हैदराबाद में ऑल इंडिया मुस्लिम मिली काउंसिल के कार्यक्रम में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो वक्फ कानून में बदलाव घंटे भर में 60 मिनट में कर देगी। जबकि झारखंड में मंत्री इरफान अंसारी ने ममता बनर्जी की राह पर चलने की बात कह दी। मतलब झारखंड में भी वक्फ कानून लागू नहीं करने की बात हो रही है। इधर झारखंड के मंत्री हफीजुल हसन कहते हैं कि हमारे दिल में शरीयत है और हाथ में संविधान है। वैसे हर किसी को यह बात समझ लेनी चाहिए कि देश धर्मशास्त्र से नहीं चलता है बल्कि देश में संविधान ही सर्वोपरि है। वो चाहे ममता बनर्जी हो या फिर हेमंत सरकार के मंत्री हो या फिर कांग्रेस के सांसद हो, हर किसी को संविधान के सामने सिर झुकाना ही होगा, संविधान को मानना होगा, संसद के कानून के हिसाब से चलना होगा। लेकिन पता नहीं क्यों सियासत के अखाड़े में खड़े होकर विरोध का तूफान खड़ा किया जा रहा है। आज दहाड़ में इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले सियासी आरोप प्रत्यारोप सुनिए। वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टेयर जमीन पूरे देश में है। इस जमीन, इस प्रॉपर्टी से गरीब का, बेसहारा महिलाओं बच्चों का भला होना चाहिए था और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। मस्जिद नहीं होगी तो नमाज कहां पढ़ोगे? कब्रिस्तान नहीं होगे तो दफना कहां जाओगे? ईदगाह की तो बात ही छोड़ दीजिए। दुआ करिए कि हम लोग आ जाएं। समंदर में तूफान बहुत है और जब तूफान हो तो तूफान का सामना बड़ा जहाज करता है, कश्तियां नहीं कर पाती। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, ये कश्तियों की सवारी छोड़ करके जहाज की सवारी की तैयारी करिए। एक ही रास्ता है बस, और कोई रास्ता नहीं है। और ये वादा आपसे करना चाहता हूं कि जिस दिन आ जाएंगे उस दिन घंटे भर के अंदर इसका इलाज भी करना जानते हैं हम। हमारे जो कौम है, हम जिस समाज से आते हैं वो जिंदा दिल कौम है, कमाता खाता है, अपना बच्चों का पेट पालता है। तो बेवजह आप उसको छेड़ रहे हैं, सड़क पे उतार दिया आपने, आंदोलन करवा रहे हैं। क्यों भाई? एक तरफ आंदोलन करवा रहे हैं क्योंकि उनका नीति वही है कि फूट डालो राज करो। अंग्रेज जो नीति पे चल रहा था, भाजपा उसी नीति पे चल रहा है। तो आने वाला दिन बहुत विस्फोटकारी होगा। वक्फ बोर्ड झारखंड में लागू नहीं होगा। लड़ाई जारी रहेगी, खत्म नहीं होगी और जो कुर्बानी देनी पड़े पहले भी दी गई है, आजादी से पहले भी कुर्बानियां दी हैं। अगर लड़ना पड़ेगा लड़ेंगे, सब्र करना पड़ेगा सब्र भी करेंगे और कर रहे हैं निहायत सब्र के साथ पूरी कम्युनिटी। आइए सवालों का जिक्र पहले कर लेते हैं और उसके बाद मेहमानों से आपका तारुफ करवाऊंगी। पहला सवाल जिसके इर्द गिर्द रहेगी आज चर्चा, वक्फ पर रण जारी, मोदी ने कमान संभाली, विपक्ष का नैरेटिव खराब, मुसलमानों के साथ सरकार, कांग्रेस वक्फ के खिलाफ, 1 घंटे में पक्का इलाज, कुर्बानी दी कुर्बानी देंगे, मदनी ने धमकी क्यों दी, दीदी हेमंत को नहीं स्वीकार, वक्फ के विरोध में आवाज। हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता चारू प्रज्ञा जुड़ेंगी, विक्रम लोहिया है कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। चारू इस वक्त मुझे स्क्रीन पर दिख रही है। चारू आपका स्वागत है, लोहिया जी आपका भी स्वागत है। संजय चक्रवर्ती हैं, टीएमसी के नेता हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब हैं, मुस्लिम स्कॉलर। कपिल श्रीवास्तव जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सर्वेश पाठक जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इस वक्त चर्चा में मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत करती हूँ। चारू आपके साथ ही शुरुआत करना चाहूंगी क्योंकि लगातार आप ये कह रहे हैं कि सरकार मुसलमानों के साथ है और मुसलमान सरकार के साथ इस बड़े बदलाव को लेके
फिर जो सड़कों पर विरोध देखने को मिल रहा है, बंगाल जैसे हालात हैं, झारखंड में कहा जा रहा है कि इस कानून को हम लागू नहीं होने देंगे। फिर ये विरोध करने वाले कौन हैं और क्या ये विरोध अब इतना बड़ा हो चला कि प्रधानमंत्री मोदी को स्वयं आज इसकी कमान संभालनी पड़ी? नमस्ते। देखिए, एक बात बार बार कोइंसिडेंस नहीं हो सकती है। ये जो हिंसा हो रही है, ये जो प्रोटेस्ट के नाम पर, आंदोलन के नाम पर आतंक मचाया जा रहा है, ये कोई प्रोटेस्ट नहीं है। ये उन प्रदेशों में वोट बैंक के लिए ब्लैकमेलिंग हो रही है जहां पर विपक्ष की सरकार है। देखो, इन सरकारों का मैसेज क्लियर है, हमको वोट दो वरना और उसके बाद आपको हम लाइसेंस दे देते हैं दंगे करने का। देखिए ना, टीएमसी शासित पश्चिम बंगाल में क्या हालत है, कुछ ऐसी ही हालत हम झारखंड में देख रहे हैं। समस्या ये हो गई है कि आज जब हमारी सरकार सबके लिए काम कर रही है, सबका विकास कर रही है, सबका साथ दे रही है, जिन लोगों की राजनीति केवल तुष्टीकरण पे चलती थी, जिन लोगों की राजनीति केवल विभाजन पे चलती थी, उनको समस्या हो खड़ी हुई है। वरना ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि ये सारी की सारी हिंसा इन्हीं लोगों के राज वाले प्रदेशों में ही हो रही है। अच्छा, अगर इनको रुकाकर ये पूछा जाए कि वक्फ एक्ट में आपको समस्या क्या है, किस बिंदु पर आपको समस्या है, क्या ऑडिट हो रही है इस बात पर आपको समस्या है, क्या सबको इंक्लूड करा जा रहा है, चाहे वो पसमंदा हो, चाहे आगा खानी हो, चाहे वो महिला हो, इस बात पे आपको समस्या है, क्या समस्या आपको इस बात पर है कि कोर्ट जाने का आज आपको हक मिल गया हो, ये किसी भी बात पर कोई कॉन्क्रीट जवाब नहीं दे पाते, ये हवा में बातें करते हैं। अच्छा, उसके बाद एक इन्होंने भ्रम फैला रखा है। बहुत सारे युवाओं को ऐसा लग रहा है कि वक्फ एक्ट का मतलब ये है कि मस्जिदों को गिरा दिया जाएगा। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। कुछ युवाओं को ऐसा लग रहा है कि इसका मतलब ये है उनकी जमीनें छीन ली जाएंगी। ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। इन्होंने यही आतंक मचाया था सीएए के बाद। तब ये कहते थे कि आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। बताइए ना, तब से लेकर आज तक कौन से भारतीय नागरिक की नागरिकता छीन ली गई है? तो भ्रम फैलाने का काम, झूठ बोलने का काम और उसके दम पर देश जलाने का काम ये इसीलिए करते हैं क्योंकि इन्हें लगता है ये नहीं करेंगे तो इनकी राजनीति, इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। विक्रम लोहिया जी, क्यों प्रधानमंत्री मोदी को आज ये कहना पड़ा कि अगर वक्फ कानून का सही इस्तेमाल होता तो फिर मुस्लिम युवा पंचर नहीं बना था, उसे पंचर नहीं बनाना पड़ता? और क्योंकि जो संशोधन हुआ वो 2013 में आपकी सरकार ने किया। इमरान मसूद कहते हैं कि हमारी सरकार आ जाए तो 60 मिनट में हम सब कुछ बदल कर रख देंगे। अरे तो लाइए ना सरकार, लोकतंत्र में है ना, अगर ला सकते हैं सरकार तो लाइए और 1 घंटे में बदल सकते हैं तो बदल दीजिए, लेकिन उससे पहले ये रकस क्यों? लोहिया जी नमस्कार, अनम्यूट करेंगे सर। नमस्कार पूर्णिमा जी। कांग्रेस पार्टी किसी भी हिंसा का समर्थन नहीं करती है, लेकिन मैं इस देश के अंदर आज जो मुद्दे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा मुद्दों को भटकाने का काम किया है। देश के नौजवानों को भुखमरी में, बेरोजगारी में लटकाने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी आज सत्ता में, विपक्ष में जरूर बैठी है, तो ये भाजपा ना सोचे कि हम देश के हित की बात नहीं करेंगे। अगर ये नाइंसाफी के काम करेंगे तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी कभी किसी हिंसा का समर्थन नहीं करती है। आएगी सरकार कांग्रेस की, पूर्णिमा जी, जरूर आएगी सरकार। जिसका आना तय है उसका जाना भी तय है। कभी किसी कोई अहंकार में, घमंड में ना रहे। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात, आज देश के अंदर इतने बहुचर्चित मुद्दे हैं जिनके ऊपर चर्चा होनी चाहिए थी। मैं कह रहा हूं, आज नौजवान देखिए, नौजवान धूल चाट रहा है, सड़कों पे सड़कें नाप रहा है। मैंने सुबह पेंचर लगवाया खान मार्केट पेट्रोल पंप पे। मेरी उससे बात हो रही थी पेंचर वाले से, कह रहा सर काम नहीं है, दुखी है, बहुत बुरे परेशान है। ऐसी सरकार आ गई। आज मैंने दिन में खान मार्केट में पंचर लगवाया अपनी गाड़ी में। प्रधानमंत्री जी तो सिर्फ एक सबूबा छोड़ने का काम करते हैं। जिन मुद्दों के लिए उनको चुना गया था, उन्होंने पहली कैबिनेट में मुद्दा पास किया था कि सबको पक्का घर देंगे। आज तक घर की बात नहीं होती, वक्फ बोर्ड की बात होगी, ट्रिपल तलाक की बात होगी, लेकिन सबका साथ सबका विकास की बात नहीं होगी। जो प्रधानमंत्री जी झूठ बोलते थे देश से सबका साथ सबका विकास, न सबका साथ है न सबका विकास है। हमेशा भाजपा ने गुंडागर्दी का काम किया। इनके दलों ने हमेशा, जो इनके बनाए हुए दल हैं, उन्होंने देश के अंदर हिंसा फैलाने का काम किया। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा देश को मजबूती देने का काम किया। पूर्णिमा जी, आज मैं पूछना चाहता हूँ चारू प्रज्ञा जी से, इनके जो बजरंग दल, इनका जो आरएसएस, ये इनका तो इतिहास रहा है।
पुलिसकर्मी का तोड़-फोड़ का अच्छा, आप देख लीजिए। आपकी सुबह से शाम नहीं होती ना जब तक आप लोग आरएसएस का सर नाम ना ले लें। अभी मैं वक्त पे चर्चा कर रही हूँ, मैं पूर्णिमा जी, आप मेरी- मुसलमानों के हित की चर्चा कर रही हूँ। 10 सेकंड का समय बस। बोलिए चारू, बोलिए। पूर्णिमा हाँ जी, देखिए मैंने ये कहा था, अगर इनसे ये पूछा जाए कि वक्फ एक्ट के कौन से बिंदु से आपको आपत्ति है, इनके पास कोई जवाब नहीं होता। और मैं यही तो कमाल की बात है, भारतीय जनता पार्टी के उस काम से आपत्ति है जो जन विरोधी काम है। आपने कितने मुस्लिम संगठनों से बैठकर के वक्फ बोर्ड पर चर्चा की? क्यों आपने वक्फ बोर्ड बनाने से पहले मुस्लिम संगठनों को बिठा करके बात करनी चाहिए थी कि हम आपके लिए बिल ला रहे हैं, किसान बिल ला रहे हैं, इसलिए ना आपको ये भी वापस देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट न्यायालय में मामला पेंडिंग है। तो लोहिया जी सुन लीजिए ना, जवाब सुन लीजिए ना। और सुप्रीम कोर्ट में तो मामला पेंडिंग है, सब जानते हैं भाई। हम एक ऐसे समाज में सर रहते हैं जहां पर एक विवेकी न्यायपालिका है, हम सब जानते हैं। ये देश संविधान से चलता है, कानून का राज है, तटस्थ है, सब कुछ। यही तो इसकी खूबसूरती है। लेकिन अब आपने सवाल पूछा है तो उसका जवाब बिल्कुल। और पूर्णिमा जी देखिए, ये कौन से मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट नहीं गए, ये हर मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट इनकी कौन सी बात है? इस बार भी सुप्रीम कोर्ट जाएगा, चले जाइएगा, देखिए चिल्लाइए मत, हम आराम से बात कर सकते हैं। लेकिन जब मैं स्पष्ट होकर आपसे पूछती हूँ किस बिंदु पे आपत्ति है, आपके पास जवाब नहीं होता। ये अमेंडमेंट जनता के भले के लिए है, ये अमेंडमेंट गरीबों के भले के लिए है, मुस्लिम बच्चे, मुस्लिम महिलाओं के भले के लिए है। आपको पता है वक्फ की कितनी जमीन है और इस जमीन का कितना अच्छा यूज हो सकता था। यहाँ पे स्कूल बन सकते थे, कोचिंग इंस्टीट्यूट बन सकते थे, ऑर्फनेजेस बन सकते थे, विद्यालय बन सकते थे, क्या क्या नहीं हो सकता था। लेकिन ये जमीनों का इस्तेमाल इस तरीके से करा जा रहा था, माफिया बन के करा जा रहा था कि 12,000 नहीं, जमीन को आप गलत बात मत करिए चारू जी, आप गलत बात मत करिए। किसी को आप माफिया नहीं कह सकते, आप किसी धर्म को माफिया से नहीं नहीं, सुनिए, कोई कहता नहीं है पहले पास में उंगली ना उठाई हो ये कहकर लोहिया जी, अगर सर सुनिए, अगर वक्फ का इतिहास उठाकर देखेंगे और इस बोर्ड का इतिहास उठाकर देखेंगे तो ये सब जानते हैं ना कि जिस इमारत, जमीन, गांव जहां पर उंगली रख दी वक्फा हो गया, फिर एक ट्रिब्यूनल का रास्ता था। और अगर वो भी ठीक से काम कर रहा होता सर 41,000 केसेस पेंडिंग नहीं होते ना भाई। कहीं ना कहीं तो ट्रांसपेरेंसी, अगर कोई घोटाला है, मैं तो कहती हूं कि चलिए आपकी बात मान लेते कोई नहीं है, तो क्या 150 करोड़ की सिर्फ आय होती है इनकी? और अगर होती है तो उसका इस्तेमाल क्या सिर्फ मदरसे बनाने के लिए, या फिर कब्रिस्तान? कौन छीन रहा है कब्रिस्तान, कौन छीन रहा है मस्जिदें? सर मैं वही उसी नैरेटिव की मैं बात करने की कोशिश कर रही हूं कि हम उस नैरेटिव के नाम पे एक भ्रम क्यों फैला रहे हैं। एक अच्छी चर्चा करते हैं ना, सार्थक चर्चा। वही उन्होंने पूछा कि आपको किससे दिक्कत है, किस बदलाव से, आप बता दीजिए किस बदलाव से दिक्कत है। कपिल जी, लगातार हो रहे विरोध के बीच में आज प्रधानमंत्री जी ने इस मामले पर अपना वक्तव्य रखा और उन्होंने ये कहा कि इससे गरीब मुसलमानों को, इससे पिछड़े मुसलमानों को, जिनको अभी तक लाभ नहीं मिल रहा, उन लोगों को लाभ मिलता रहेगा। और पुरानी सरकारों ने सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, एक वर्ग को खुश करने के लिए वो सब कुछ किया जो सरकार में रहते उनके हाथों में था। कपिल जी अनम्यूट सर, अनम्यूट। थोड़ा हमें भी समय दे दीजिएगा। जी सर बोलिए। हम चाहते हैं बीच में कोई हस्तक्षेप ना करे, बाद में आप जो चाहिएगा प्रश्न कीजिए। मैं पहले चारू बहन का ही जवाब दे देता हूँ कि इस बिल का विरोध जो है विपक्षी दलों ने क्यों किया। देखिए, जब इस बिल का संशोधन हुआ था कांग्रेस के समय में, उस समय भारतीय जनता पार्टी ने कंधे से कंधा मिला करके इस संशोधनों को अलाउ कराया था जो हम लोगों ने किए थे। और मुख्तार अब्बास नकवी साहब, जब अटल बिहारी साहब की सरकार थी, उस समय अल्पसंख्यक मंत्री थे, तो उन्होंने कहा कि वक्फ की संपत्ति का अब पूरी तरीके से डिजिटलाइजेशन हो चुका है। इट मीन्स कि वक्फ की संपत्ति नापी जा चुकी है कि कहाँ कितनी है जो वक्फ की संपत्ति। ये आपके अल्पसंख्यक मंत्री ने कहा और अटल जी की सरकार में कहा, इसको क्यों बोल जाते? तो मैं दूसरी चीज कह रहा हूं। पहली चीज तो ये जान लीजिए कि इसमें काइंडली बीच में कोई बोल रहा है उसको मना करें। ये कैसी आवाज आ रही है मेरे? सब फिलहाल तो कोई नहीं बोल रहा है। हाँ मे बी सर,
मे भी आपकी आवाज बाउंस बैक कर रही हो, लेकिन फिलहाल किसी ने इंटरफेयर किया नहीं आपकी बात। नहीं, मेरी आवाज सही कराइए। मैं करेक्ट करा लेती हूँ सर, मैं करेक्ट करा लेती हूँ। एक बार जरा कपीश जी की आवाज ठीक करेंगे, मैं कपीश जी की आवाज ठीक करेंगे, फिर मैं कपीश जी फौरन आपके पास आती हूँ। उससे पहले एक बार संजय चक्रवर्ती आपके पास आना चाहूंगी। सर्वेश जी आती हूँ उसके बाद। संजय चक्रवर्ती साहब, मुर्शिदाबाद जल रहा है, न सिर्फ मुर्शिदाबाद जल रहा है बल्कि नॉर्थ 24 परगना से लेके और भी तमाम जिले, हुगली से लेके हर जगह ये हिंसक आक्रोश किस बात का। और ये लोग कह रहे हैं कि भाई हम भी सरकार के उसी टेक के साथ विरोध करने के लिए उतरे, सरकार ने कह दिया कि हम इसको लागू नहीं होने देंगे, हमारे ऊपर ही लाठियां चलवा दी। ये क्या बात हो गई? ये उन प्रदर्शनकारियों का कहना है। लेकिन फिर $1 मिलियन क्वेश्चन पे आती हूं सर, कि जो कानून संसद से पारित हो गया, राज्य सरकार किस आधार पर उसको लागू नहीं होने देगी? संसद से तो कानून पास हुआ था, तीनों किसानों का जो बिल था वो भी पास हुआ था संसद से। तो वापस सरकार ने ही लिया था ना, ममता बनर्जी ने थोड़ी लिया था सर। अरे आप मेरे साथ क्यों इतना बहस करती है मैडम? मुझे भी तो बोलने दीजिए। आप दहाड़ में बैठे हैं सर, दहाड़ में बहस ही होती है। मैं दहाड़ में बहस ही होती है। नहीं, दहाड़ जब बैठे हैं दहाड़ में बहस ही होती है। नहीं बोलते हैं आप, मेरे ही बीच में बोलती है अभी तक जो है। ऐसा आपको लगता है? आप बीच में नहीं बोलते। ऐसा आपको लगता है सर? ऐसा आपको लगता है? तो आप कुछ बेहतर अंदाज में अपनी बात को शुरू करिए। हो सकता है मैं ऐसा ना करूं। मैं बेहतर अंदाज हो सकता है कि मैं ऐसा ना करूं। मैं किसानों के बारे में बात करता है कि बिल वापस हुआ से। मैं अधिकारों की बात कर रही हूँ ना, मैं कह रही हूँ राज्य सरकार ने वापस ले लिया था क्या? मैं फिर वही बता रहा हूँ ना। आपको एग्जैक्टली पता है संजय जी मैं क्या कह रही हूँ? आपको एग्जैक्टली पता है मैं क्या कह रही हूँ? मैं बिल्कुल सही, अच्छी तरीके से मैं ये कह रही हूँ कि जो देश की संसद ने कानून पारित कर दिया, उस कानून को वापस लेने का अधिकार भी उसी संसद के पास है। ना ममता बनर्जी के पास है, ना हेमंत सोरेन के पास है, ना किसी और के पास है। ये कह रही हूं मैं। अब अपनी बात को आगे बढ़ाइएगा। ममता बनर्जी ने अगर किसी कानून के बारे में बात की है तो वो भी वकील हैं, वो अच्छी तरीके से जानती हैं उन्होंने क्या कहा होगा। तो इसके लिए जो है उनके ऊपर छोड़ दीजिए, उन्होंने क्या कहा होगा वो, उसके लिए हमें जो है आधिकारिक रूप से मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको वो बता सकता हूं। मुझे गलतफहमी थी कि आप आधिकारिक रूप से बताने के लिए बैठे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं आधिकारिक रूप से वो प्रधानमंत्री वो अपने जो है विधानसभा के अंदर की बात। ठीक है, मेरा करेक्शन हो गया सर। आप आधिकारिक रूप से बताने के लिए नहीं है, मैं समझ गई। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं हूँ, मैं पहले से बता दूं जैसे आपने बताया। तो आपने जैसा अभी बताया कि हर जगह पे विरोध करना, प्रदर्शन करना, ये हर नागरिक का अधिकार है और वो करेगा जिस चीज को उसको लगता है कि उसको विरोध करना चाहिए। जिस तरीके से किसानों ने विरोध किया और किसानों ने विरोध करने का 1 साल तक जो है 750 किसान खत्म हो गए, दुनिया से चले गए, लेकिन प्रधानमंत्री के एक शब्द नहीं निकला। ड्राइवरों ने जबरदस्त विरोध किया, जब पूरा देश जाम हो गया था तब जाकर के 4 दिन के अंदर उस कानून को वापस लेना पड़ा क्योंकि वो खतरनाक हो गया था। अब जिन्होंने बिल पास किया, उस बिल पास करने वाले उस दल के पास एक मुस्लिम एमएलए नहीं, मंत्री नहीं, सांसद नहीं, और वो मुस्लिमों की बात करता है। अगर आपको बिल पास करना था, मुसलमानों को साथ बैठाते, बड़े बड़े उलेमाओं को साथ बैठाते, उसके बाद एक बिल बना लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, लेकिन मुर्शिदाबाद में सुन लीजिए, मुर्शिदाबाद में एक नेता है दिवाकर, और उसका डाइजेस्ट में उसको बताना नहीं चाहता नाम, वो खुल करके बोल रहा है, बीजेपी का नेता, कि हिंदू भाइयों तुम शस्त्र उठाओ और सरकार के खिलाफ उसको इस्तेमाल करो। ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है कि आप सरकार के खिलाफ जो है शस्त्र उठाने की बात कर रहे हैं खुलेआम, और आप कोस रहे हैं, दूसरों को कोस रहे हैं, दूसरों के बारे में बात कर रहे हैं। आप ये नहीं बताते कि अभी आज ही जो है प्रयागराज में जो है एक दलित युवक को जो है गेहूं के बोरे में बरामद करके जिंदा जला दिया गया। फतेहपुर में 3 किसानों की जो है हत्या कर दी गई। कासगंज में जो है एक नाबालिग लड़की के साथ बीजेपी नेता ने जो है नाबालिग लड़की के साथ रेप किया। बनारस में गैंग रेप हुआ। ठीक है ना, ये सारी चीजें, ये भी तो एक न्यूज है। हाँ। ये भी तो बताना चाहिए ना कि हाँ केवल वक्फ बोर्ड के बारे में, वक्फ बोर्ड के बारे में बात नहीं करते हैं, फैसला तारीख वक्फ बोर्ड के बारे में फिर बात नहीं करते, बिल्कुल नहीं होगा, बात होगा, लेकिन नहीं फिर नहीं करते हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि इसी के बारे में क्यों बात करना है, बाकी सबके बारे में भी बात होनी चाहिए। सर सुनिए ना, आप चर्चा आप थोड़ी तय करेंगे सर, एडिटोरियल आप चलाइएगा सर,
27% आप चलाइएगा एडिटोरियल संजय जी। युवकों का क्रेडिट कार्ड जो है डिफॉल्टर हो चुका है। और अगर दिन भर 87% न्यूज है, चैनल्स ये नहीं भी देखते रखा हुआ हैं है। तो आपकी जानकारी के लिए दुरुस्त कर दूं, जिन जिन खबरों की आपने बात की वो सारी खबरें न्यूज चैनल्स पे चलती हैं। अब अगर आपको शाम के प्राइम टाइम का टॉपिक डिस्कस करना है और तय करना है तो माफी चाहूंगी सर, वो तो आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तो वो नहीं हो पाएगा। सर्वेश जी, आपके पास जल्दी से आना चाहूंगी क्योंकि यहां पर बड़ी असंवैधानिक बातें हो रही हैं कि सब कुछ ये वक्फ बिल जो आया, कानून बना, ये पूरी तरीके से असंवैधानिक है। मैं बस इतना समझना चाहती हूं कि लोकतांत्रिक देश में इससे ज्यादा कोई असंवैधानिक हो सकता है कि इन वक्फ की प्रॉपर्टीज का कोई भी सेंट्रल डेटा उपलब्ध नहीं है, किसी को यह पता ही नहीं है कि कितनी प्रॉपर्टीज हैं, कोई ऑडिट नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं, कहां से कमाई हो रही है, कहां जा रही है, किसकी जेब में जा रही है, किसका घर बन रहा है, किसके घर में कैश पहुंच रहा है, कौन उस पैसे से बिल्डिंग बना रहा है, कौन उस जमीन का इस्तेमाल करके अपना होटल चला रहा है। मतलब सेंट्रल डेटा उपलब्ध नहीं, मनमानी करनी है हमको, और ये मनमानी ना चले तो हम ये सब कुछ करेंगे जो हो रहा है अभी। अनम्यूट करेंगे सर्वेश जी, नमस्कार। पूर्णिमा जी, आपको नमस्कार। आपके सभी दर्शकों को वंदे मातरम, भारत माता की जय। पैनलिस्ट सभी को नमस्कार। देखिए पूर्णिमा जी, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने बताया कि मुस्लिम, या चाहे ये चक्रवर्ती जी ने बताया किसी मुस्लिम से किया। मैं कहता हूं 1954 में, 1955 में जवाहरलाल नेहरू ने किसी हिंदू से बैठा के बात की थी जब ये वक्फ अधिनियम लेके आए थे। किसी हिंदुओं को बैठाया था, हिंदुओं की सहमति ली थी। पाकिस्तान से भाग के हिंदू आए भारतवर्ष में, मुसलमान जो भाग के गए उनकी संपत्ति को ये इन्होंने प्रधानमंत्री जी क्यों दे दिया? लोहिया जी, उनकी बात होने दीजिए, उनकी बात होने इनको कहिए शांत हो जाए, होने दीजिए उनकी बात। शांत हो लोहिया जाए। जी, पाकिस्तान बनाया किसने? जवाहरलाल नेहरू ने बनाया, बात होने अपनी दीजिए महत्वाकांक्षा सर, के लिए बात बनाया। होने हजारों दीजिए। हिंदुओं का कत्लेआम, करोड़ों हिंदुओं का कत्लेआम करवा दिया। बता के गए थे क्या? दूसरी बात, ये बजरंग दल आरएसएस पे प्रश्न चिन्ह उठा रहे थे। वही आरएसएस जब इनके वायनाड में भूस्खलन हुआ है तो वहां पे जाके सेवा कार्य किया है। क्या कांग्रेस पार्टी का एक भी सेवा दल का कार्यकर्ता वहां मिला था? पीएफआई, सिमी जैसे आतंकवादी संगठन इनके अपने घर में बैठते हैं, इनके कॉफी टेबल, कॉफी रूम में बैठ के कॉफी पीते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे कांग्रेस के प्रवक्ता को। 1954-1955 में जवाहरलाल नेहरू ने क्या हिंदुओं को, हिंदू संगठनों को बैठा के पूछा था कि मैं वक्फ बोर्ड बना रहा हूं? क्या 1995 में नरसिम्हा राव ने किसी हिंदू संगठन, देश के सारे हिंदुओं से बातचीत की थी? 2013 में मनमोहन सिंह ने बातचीत की थी क्या? ये केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति है पूर्णिमा जी, और उसी को मिर्ची लग रही है। वही ये मुस्लिमों को भड़का रहे हैं जो वक्फ की संपत्ति का मलाई चाट रहे थे इतने दिनों से। कांग्रेस पार्टी इतने दिनों से चाटी, उसके जितने भी मुस्लिम तुष्टीकरण के नेता थे उनका अपना पर्सनल एजेंडा सेट होता रहा, उनका पर्सनल घर भरता रहा। ठीक है। यूपी में सबसे बड़ा वक्फ की संपत्ति यूपी में है, समाजवादी पार्टी घर उस भरता रहा। पर उस पर कपीश जी जवाब देंगे। अजहरी साहब एक बार आपके पास आते हैं, फिर कपीश जी फौरन दूसरी बात, 10 सेकंड और पूर्णिमा जी, मुझे बात पूरी होने दीजिए। बोलिए सर्वेश जी, बोलिए। टीएमसी आज स्टेट स्पॉन्सर्ड ये जो उग्रवाद फैला रही है बंगाल में, मैं बीजेपी गवर्नमेंट को इसको जिम्मेदार ठहराता हूं। आर्टिकल 356 का उपयोग हमारे प्रधानमंत्री जी सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? और ना तो ममता बनर्जी, ना तो स्टालिन, ना तो पिनारी विजयन, किसी की औकात नहीं है। ये हमारे संविधान में आर्टिकल 256 और 257 में है कि जो और कई संविधान को खत्म कर दीजिए। एक सेकंड चक्रवर्ती, क्या जरूरत है? हिंदू राज घोषित करिए, संविधान खत्म कर दीजिए। चक्रवर्ती जी, चक्रवर्ती जी, कम से कम धर्मशास्त्र की बातें तो नहीं हो रही है ना सर? 86% धर्मशास्त्र से ऊपर तो संविधान है ना, देश तो उसी से चलेगा। 30 सीटें जीत करके हम लोग आए क्या? संजय चक्रवर्ती जी, सर्वेश जी, एक सेकंड प्लीज रुकिएगा। ममता बनर्जी जी बोल रही है ना कि हम लागू नहीं होने देंगे, तो देश का संविधान में ही लिखा है। ये आपका ना ही हेमंत सोरेन ये हमारा अपना राइट है, हम इसके बारे में विधानसभा में बात करेंगे। राइट ही नहीं बनता है। ये आप, अरे आप ये देश का कानून है, देश ने कानून बनाया है, भारत के हर राज्यों को लागू करना पड़ेगा। अपने राइट्स को अपने पास रखिए, ठीक है, मुख्यमंत्री को अपना काम करने दीजिए। ठीक है सर। हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब आपके पास आते हुए मैं इसी बात का जिक्र कर रही थी सर कि अब तो चलिए बदलाव हो गया, कानून का रूप ले लिया, फिर भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है
और सर बड़ी बात यह है कि मुस्लिम्स में भी एक वर्ग है जो विरोध कर रहा है और एक वर्ग सपोर्ट कर रहा है। अब इसमें या तो समझने और ना समझने का ही मुझे एक डिफरेंस सर नजर आता है, क्योंकि ऐसे कई बिंदु व्यवस्थाएं रही जिनको कानून के दायरे में लाना इसी संसद का दायित्व रहा जिसने इस कानून को पारित किया दोनों सदनों से। प्रधानमंत्री को आज यह कहना पड़ता है कि अगर ठीक से इसे लागू किया जाता तो मुसलमान युवकों को पंचर न बनाना पड़ता। जो गरीब और पिछड़े मुसलमान हैं उनको उनका अधिकार उनसे वंचित न रखा जाता। तो अगर प्रधानमंत्री सबके विकास, सबके साथ, सबके विश्वास की बात करते हैं तो क्या समस्या आ रही है सर? नफाजियों के गीत सुनाने में रह गए, एक दूसरे को नीचा दिखाने में रह गए। कुछ लोग जाके चांद को छूकर भी आ गए, हम लोग फाख्ताएं उड़ाने में लगे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो भी बोला सिर्फ फाख्ताएं उड़ाई। हमारे वजीर आजम ने जो जुमले इस्तेमाल किए हैं वो एक बहुत ही छोटे जुमले हैं। इतने बड़े कद के लिए हमने सुना है माननीय वजीर आजम जी। मैं ये कहूंगा कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियां, वक्फ बोर्ड का पूरा बोर्ड ये किसी नूर अहमद अजहरी या नूर अहमद अजहरी का परिवार नहीं तय करता है। ये जो सरकारें रही हैं, चाहे वो किसी की सरकारें हो, उन सरकारों ने ही तय किया है कौन चेयरमैन होगा, कौन इसका मेंबर होगा, कौन इसके मुलाजिम होंगे। ये पहले से ही सरकार की कस्टडी में है और जो भी अब तक उसका दुरुपयोग हुआ है ये कोई भी सरकारें नहीं है, उन सरकारों ने किया। उन सरकारों ने अपने ही करीबी लोगों को बुला के बैठा के चेयरमैन बना के उनके जरिए ये सारे काम अंजाम दिए हैं। दूसरी बात, मैं ये जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, इस सरकार में, केंद्र की सरकार में एक भी लोकसभा का सांसद मुसलमान ना हो, जहां एक अल्पसंख्यक मंत्री भी मुसलमान ना हो, जिनकी सरकारों में अरबी फारसी उर्दू बोर्ड का रजिस्ट्रार भी अरबी फारसी जानने वाला ना हो, जिनकी सरकार में जो डीएमओ तैयार किए जाते हैं जिलों पे अरबी फारसी बोर्ड के लिए, वो मुसलमान ना हो। मैं पूछना चाहता हूँ, वो मुसलमानों का करेंगे भला करेंगे? जो हमें छतों पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं देते, जो कहते ना आप अपनी ही छत पे नमाज नहीं आप पढ़ सकते हो, वो हमारे लिए करेंगे भला करेंगे। ये सिर्फ जुल्म और ज्यादती पर आमादा है, इसके सिवा कुछ भी नहीं। देखिए सुन ले, आपने जितना सारे पैनलों को वक्त नहीं दिया जितना भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता को दिया। हमें भी आप सब लोगों की बातों का जवाब मैं अकेली दे रही हूँ ना। आप बोलेंगे आपको भी जवाब मैं नहीं दूंगी। आप भी फाख्ता उड़ाएंगी, पता है हमें। आपको भी जवाब नहीं दूंगी। पता है आपकी भारतीय जनता पार्टी के लोगों का काम झूठ बोलना है, फाख्ता उड़ाना है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। तो जवाब देने वाली मैं ही हूँ ना। बहुत देर से भला करेंगे आप मुसलमान महिलाओं को करेंगे तो बात है ना, है की हैसियत आप करेंगे भला। इन्होंने महिलाओं का जिक्र कर दिया नूर अहमद साहब ने। नूर अहमद साहब आपने क्योंकि महिलाओं का जिक्र कर दिया सर, इसीलिए बस मैं कर रही हूँ कि जो आपका ऑल इंडिया विमेंस पर्सनल लॉ बोर्ड है सर, जो आपका मुस्लिम विमेंस लॉ बोर्ड है, वहाँ महिलाएं इसका भरपूर समर्थन कर रही हैं, भरपूर समर्थन कर रही हैं उनका। बस मैंने सोचा सर बता दूं, भारतीय जनता पार्टी का बनाया हुआ बोर्ड है, दिख रहा है। जो समर्थन करे वो भारतीय जनता पार्टी का बनाया हुआ बोर्ड। चारू प्रज्ञा जवाब देंगे, फिर उसके बाद कपिश जी फौरन आपके पास आते हैं। आप बता दीजिए, दो वर्ग है, एक वर्ग वो है जो वाकई मुसलमानों का हितैषी है। ठीक है, जवाब ले लीजिए सर, जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए सर, जवाब ले लीजिए फौरन, उसके बाद कपिश जी आ रही हूँ आपके पास। देखिए पहले तो आज अभी जब तुम तो एंकर को समय दे की नहीं होती, लेकिन सवाल ही दे। चारू एक रिक्वेस्ट है मेरी, आप शायद ड्राइव कर रही हैं तो साथ में इसीलिए बार बार सिग्नल ब्रेक हो रहा है। आप मीनवाइल अगर आप थोड़ी देर रुक पाए साइड में तो मैं आपका जवाब प्रॉपर्ली ले पाऊंगी। आपकी आवाज क्योंकि कंटिन्यूअस ब्रेक हो रही है। मैं वापस आ रही हूँ चारू आपके पास, जैसे करेक्ट होता है। कपिश जी अब अपनी बात को सर आप पूरा कर लीजिएगा प्लीज। आती हूँ सर्वेश। देखिए पहले तो हम बहन चारू का ही जवाब दे लें, क्योंकि वो पूछ रही थी कि इस बिल में आपत्तिजनक क्या चीज है कि जिसका विपक्ष विरोध कर रहा है। पहली चीज ये कि इस बिल को संशोधित करने के बाद सरकार स्वयं ये अधिकार प्राप्त कर रही है कि वो पुनरीक्षण कर सकेगी वक्फ संपत्तियों का।
दूसरा ये कि वो अपने द्वारा नामित किसी प्रशासनिक अधिकारी को एक तरीके से रिसीवर की तरह की शक्तियां प्रदान करके उसको बैठा दें। तीसरी चीज ये कि इसमें विभिन्न धर्मों के ही लोगों को लाने की बात है जो उनके संशोधन में। आप सिर्फ हमें एक बात बताइए, वक्फ बोर्ड अल्लाह के नाम पे एक वक्फ का क्रिएशन है। जो लोग करते हैं वो दान की संपत्ति एक तरीके से हिबा करते हैं अल्लाह के नाम पे धर्मार्थ और परमार्थ कार्य के लिए। ये बोर्ड केवल उसको रेगुलेट करता है, लेकिन वक्फ अल्लाह के नाम पर होती है, इसलिए आर्टिकल 26 का उल्लंघन है और ये नल एंड वाइड होगा। आप देख लीजिएगा आने वाले समय में माननीय सुप्रीम कोर्ट इसे नल एंड वाइड करेगा। दूसरी चीज मैं आपको कह दूं कि देखिए, ये जो झूठ बोला जाता है कि वक्फ की संपत्ति पे जहां उंगली रख देंगे वो वक्फ की संपत्ति होगी, लोकसभा और राज्यसभा पे भी तो उंगली रख दी गई, हो गई संपत्ति। उन्हें नहीं दिया ना, रखी गई ये बता दीजिए। आपके घर रखी गई, उन्हें हमारे नहीं दिया घर रखी ना। गई। तो ये देखिए पाठक जी, बीच में चुप हो जाइए आप, या तो आप बोल लो, हम चुप रहेंगे। नहीं आप बोलिए, लेकिन गलत नहीं बोलिए नहीं, ना। आप बोल लो, अगर आपको खुजली मची हुई है आप बोल लो। केस कोर्ट में गया था, आप माननीय जज साहब का वो वक्तव्य समझिए हो गया कि ताजमहल को भी कह दिया वक्त की संपत्ति है। आपने हमको समय दिया, बोल ये रहे हैं। पूर्णिमा, ये जस्टिस नहीं है, मैं क्वेट कर दूंगा। सर, आपने उंगली रखने की बात की, तो जितनी भी जगह उंगली रखी वक्फ बोर्ड ने, उनके पास क्या रास्ता सर? ट्रिब्यूनल के बाद सर क्या रास्ता रहता था, ये बताइए जरा। अब हो गया। हाँ, अब मैं बता हो दूं। गया। नहीं, अब बता दें, या बीच में कोई इंटरप्शन नहीं होना चाहिए। बोलिए ना सर, बोलिए। ये इंटरप्शन करने के लिए सर बैठे बोलिए, हैं क्या? इसी में सर निकल जाते हैं 2-3 मिनट, इसी में 2-3 मिनट निकल जाते हैं। तमिलनाडु का आजकल बाल लगा के अच्छे लग रहे हैं। पुराना मंदिर वक्फ की संपत्ति हो मेरे गई। मित्र आजकल बाल लगाने के बाद कुछ ज्यादा बोल रहे हैं। इस पे जरा प्रकाश डालिए। अब आप जरा शांत हो जाएं तो प्रकाश तो हम हर चीज पे डाल देंगे। ठीक है, कपिल जी बात पूरी करेंगे जल्दी प्लीज। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ पूर्णिमा जी, आप भी गफलत में हैं, क्योंकि आपने कानून नहीं पढ़ा है, आपने मास कम्युनिकेशन पढ़ा। कपिल श्रीवास्तव ने कानूनी पढ़ा है, कानूनी एक्सरसाइज किया है। अधिकरण जो होता है वो बाकायदा उसमें जज ही अपॉइंट होता है एज ए अध्यक्ष, और उसके सदस्य भी। दूसरी चीज आप जान लीजिए, अधिकरण की अपील पहले से भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में है। अब आपने कहा कि 45,000 केसेस, सिविल केसेस का क्या सर? अरे मैं आपको कह रहा हूँ, सुन लीजिए, आपकी बातें सुन लिया पूर्णिमा, इससे पहले भी हम लोग वक्त पे बैठे हैं। अब आप मेरी लॉ की डिग्री और फिर आप मेरे मास कम्युनिकेशन पर आए। हो सकता है कि आपने श्रीवास्तव जी मेरी कुंडली अच्छी देखी हो और मेरा पूरा बैकग्राउंड आप जानते हो, माफी चाहूंगी, मैं आपका नहीं जानती, और मुझे लगता है कि इस पर थोड़ा बोलना मेरे बिलो द बेल्ट, मेरे लेवल का नहीं है सर, तो मैं उस पर नहीं जाऊंगी। बिलो द बेल्ट की बात नहीं है। श्रीवास्तव जी, जब आप नहीं सर, सुनिए ना श्रीवास्तव जी, मैंने तो आपसे पूछा नहीं, श्रीवास्तव जी मैंने तो आपसे पूछा नहीं, सुनिए ना श्रीवास्तव जी, मैंने आपसे पूछा कि आप प्रवक्ता बने। श्रीवास्तव जी, आप मैंने पूछा क्या कि आप प्रवक्ता बने तो कैसे बने, और आप प्रवक्ता बन के आपको क्या करना चाहिए? ना मैंने आपको नसीहत दी, ना मैंने आपको राय दी। ये नहीं कहा कि मास कम्युनिकेशन पढ़ने वाले के पास सुनिए मेरी बात सर, सुनिए मेरी बात। आपने पहले ही कह दिया कि आपने कानून को ढंग से नहीं पढ़ा, क्योंकि आपके पास कानून की डिग्री नहीं, आपने मास कम्युनिकेशन कर रखा है। कपिल जी, मैं नहीं पूछ रही कि आप कौन सी साइकिल पर चढ़े थे कि आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बन गए, कैसे बने, मैंने पूछा क्या सर आपसे? और पढ़ाई की जरूरत भी होती है कि नहीं होती है समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता बनने के लिए, ये भी मुझे नहीं पता सर, आप एक लॉयर नहीं, ये भी मुझे नहीं पता सर। तो क्या मैंने इच्छा जाहिर की? क्या मैंने इच्छा जाहिर की? क्या आपको वो 41,000 केसेस पेंडिंग नहीं दिखते? बातों का क्योंकि मैं अक्षरशः जवाब दे रहा हूँ तो चीख चिल्ला रही हूं। आपको अपनी पार्टी के नेताओं को जब आपने जमीनें दे दी वक्त की, उस पर होटल बनवा दिया, तब आपके मुंह से चूने निकली, तब आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। के लिए बैठी हो मुख्तार अंसारी से लेकर जमीनें हड़पते रहे वक्त की, तब आप लोग बोल नहीं पाए। वेतन लो, अतीक अहमद जमीनें हड़पता रहा, आप लोग बोल नहीं पाए। वेतन लो भाई, क्योंकि तब आप लोगों के घर में पैसा पहुंच रहा था। अरे आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सर चाहिए आप लोगों को आम मुसलमानों का फायदा नहीं दिखता है, आपको वोट उन्हीं का चाहिए, लेकिन आप ही का मुसलमान नेता वक्त की जमीन पर कब्जा कर लेगा, उस पर अपना होटल बनाएगा, उस पर अपना धंधा चलाएगा,
पैसा कमाएगा और आप लोग एक शब्द नहीं बोलेंगे, बता नहीं पाओगी, आप लोग एक शब्द नहीं बोलोगे। बात करिए ना अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के बारे में, करिए बात दोनों के बारे में, लीगल मैं पूछ करिए आप दोनों के बारे में बात। सीधी नहीं जानते हो तुम। बताओ प्रयागराज के आसपास की कितनी जमीनें मुख्तार अंसारी अतीक अहमद के पास थी? कम्युनिकेशन में की होगी, पत्रकारिता की बोलते रहिए, घूमते रहिए, वही घूमते रहिए। आपको मुख्तार अंसारी अतीक अहमद का नाम सुनाई नहीं दे रहा होगा अभी। ला कैसे बनता ये दोनों नाम आपको नहीं सुनाई देंगे अभी, क्योंकि अभी आपको सूट नहीं करेंगे एट द मोमेंट। आप जो आपको एट द मोमेंट ये सूट नहीं करेगा। बन गई हो आप, जानबूझ के कपिल श्रीवास्तव की आवाज नहीं जाना देते रही हो। मैं तो लीगल बातें कर रहा हूँ, उसमें भी इंटरप्ट कर रही हो आप। चारू जल्दी से क्लोजिंग आप तो कमेंट उसी दे में रहे हो आपका जानबूझ 30 करके सेकंड्स इंटरप्ट का। कर रही हो। कोई बात नहीं सर, आपने डाइवर्ट किया था, मैंने नहीं। आपने डाइवर्ट किया था, मैंने नहीं। और बेवजह के इल्जामात मत लगाया करिए यहाँ पर बैठकर। आपने डाइवर्ट किया था, चर्चा कर रही थी मैं, आपने डाइवर्ट किया था। कौन प्रैक्टिस करता है? आप करती हो। बोलिएगा चारू, अपनी बात को खत्म करिए, फिर चर्चा को समाप्त करूंगी, समय इतना ही है मेरे पास। पूर्णिमा जी, मैं बहुत जल्दी एक बात बता, जो लोग सरकार के ऊपर उंगली उठाकर ये पूछ रहे थे कि पार्टिसिपेशन किस किस का था, ये जेपीसी में गया है, ये बिल जेपीसी में गया है। इसका मतलब ये है कि इन सारी पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे हैं, तब जाकर ये बिल एक्ट हुआ है। और ये एक्ट केवल संवैधानिक तरीके से ही हो सकता था क्योंकि वोटिंग हुई है। इन लोगों को समस्या ये हो चुकी है कि हर प्रदेश से इनका अस्तित्व मिटता चला जा रहा है। अच्छा, एक बात और है, जो पूछते हैं मुसलमानों के लिए किया क्या, भाई शासन आपका था लेकिन काम अभी भी भाजपा कर रही है, क्योंकि आपने 70 साल कुछ नहीं किया, चाहे वो ट्रिपल तलाक लाना हो, हर एक पॉलिसी में अल्पसंख्यक लोगों को सफिशिएंट लाभ देना हो। आप कोई भी पॉलिसी उठा के देख लीजिए, हम तो डेटा देते हैं, हम डेटा देख के बता, मुद्रा का इलाज कराना हो मुफ्त में, सारे अल्पसंख्यक लोगों का जितना काम इस सरकार ने किया है ना, आपकी पिछली 6 सरकारें लेकिन उसी जेपीसी की रिपोर्ट को मल्लिकार्जुन खड़गे ने फर्जी करार दे दिया सर। अरे सर, आप मेरा इतना बड़ा फैन मत बनिए कपिल जी, मेरे को सूट नहीं करता है। जितना नाम आप मेरा ले रहे हैं उतना नाम एक बार अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी का एक बार भी ले लेते ना, एक बार भी ले लेते ना दोनों का नाम, तो ज्यादा बेहतर होता, कपिल जी। इतना बढ़िया इक्वेशन मेरे साथ मत बनाइए सर कि मेरे बार मेरा नाम लेना पड़े आपको। ठीक है, नॉलेज अखिलेश यादव को देते ना, की क्या परिभाषा है बताओ। कोई बात पार्लियामेंट में सर, आप परिभाषाएं लिखिए, आप लॉयर हैं, आपने खुद बताया, आपको मुबारक था, तो ये सारी आप वकीलगिरी करिए सर, कोई बात नहीं, मैं अपना काम करती हूँ, आप वकीलगिरी करिए, मुझे कोई समस्या नहीं है सर। आप उसके लिए बेस्ट है, आप करिए जो आप करते हैं, जो मैं करती हूँ वो मैं करूंगी, ठीक है। जर्नलिज्म कर रही हो। अरे सर, जो भी जर्नलिज्म अब आप परिभाषित करिए, आपकी सरकारों के समय क्या रहा मुझे मत बताइए, सरकारों के समय आपकी क्या रहा मुझे मत बताइए, आपकी सरकारों के समय क्या रहा, ठीक है। मेरे पास समय नहीं है, शुक्रिया आपका चारू। विक्रम लोहिया जी आपका भी शुक्रिया, संजय जी हमारे साथ जुड़े थे, अजहरी साहब का भी शुक्रिया, कपिल जी, सर्वेश जी धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए।